हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा साइंस के ऊपर, जो कि आप लोग का क्लास स्टार्ट है एनसीईआरटी साइंस 10th का। तो इसमें आप लोग का जो कि एएलपी का वैकेंसी आया है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और अपकमिंग वैकेंसी आप लोग को एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो साइंस इस सब में तो पूछता है, तो आप लोग को साइंस के लिए मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 50% ज़्यादातर साइंस ही इसमें रेलवे में रहता है। तो आप लोग को जाके क्लास आप लोग को देखना है। आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि 10th क्लास का अभी क्लास वीडियो चल रहा है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चैप्टर उसमें 10 हैं, तो आप लोग जाके भी कंटिन्यू वीडियो देखिए। और आप लोग को साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, मैं इतना गारंटी देता हूँ, यदि आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बता दूं आप लोगों को कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, जो कि 2019 वाले वैकेंसी में 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो 2019 वाले वैकेंसी में ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैं एनसीईआरटी ज़्यादातर साइंस में फॉलो किए थे 9th और 10th का। तो अभी 10th का सीरीज स्टार्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया, उसमें जितना भी थ्योरी है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल साथ में जो पॉइंट इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को मैं बताया है आप लोग को। और जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन रहता है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है, अभ्यास का प्रश्न दिया रहता है, तो उसका सारा डाउट क्लियर किया हूँ। सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक में ही बताया गया है, न्यूमेरिकल के साथ और क्वेश्चन आंसर सब साथ। चलते हैं वीडियो को आप लोग को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को तैयारी कैसा चल रहा होगा? आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो ये आप लोग का एनसीईआरटी साइंस का है दोस्तों। किसका? एनसीईआरटी साइंस का है आप लोग का 10th क्लास का। किसका है? एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास का, जो अध्याय 4 का है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे क्लास नहीं आ रहा था दोस्तों। मैं थोड़ा ये अपना ड्यूटी में बिजी थे दोस्तों, टाइम नहीं मिलने के कारण आप लोग को वीडियो नहीं पा रहा था। तो आप लोग को पिछला क्लास आप लोग जो भी स्टूडेंट देखे होंगे, तो वो अध्याय 2 का हुआ था। तो अभी तक 19 वीडियो कंप्लीट हो चुका है टोटल दोस्तों आप लोग को। तो 10th का ख़त्म ही होने वाला है। आप चैप्टर, अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है, अब 1-2 ही चैप्टर बचा है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को 9th स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद ही 9th स्टार्ट कर देते हैं, 9th क्लास का। फिर वो बीच में कभी कभी ना कभी एक वीडियो करके बना के ख़त्म कर देंगे 10th क्लास का। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, तो आप लोग यदि पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे दोस्तों, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग सर्च कीजिएगा कुंदन इंडियन रेलवे चैनल है, वहाँ पे जाके आप लोग लोगों पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाके आप लोग यहाँ पे देखिए क्या पे लिखा है। 10th क्लास का सारा आप लोग को एनसीईआरटी साइंस का जितना भी क्लास है 19 वीडियो टोटल आप लोग अपलोड कर दिए हैं। तो जाके सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। साइंस में कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। और कोई भी चीज़ का आप लोग को यदि प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ कैसे पढ़ें, रीडिंग कैसे पढ़ें, तो सारा वीडियो बना हुआ है, जाके गाइडलाइंस आप लोग को दिए हैं, जाके वो भी देख लीजिएगा। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करता हूँ। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखा होंगे, कि आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे एग्जाम कम होगा, तो ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। आप लोग को ऑफिशियल नोटिस के आधार पे आप लोग एनालिसिस करके बताए हैं कि एग्ज़ाम आप लोगों को कब से कब तक हो सकता है। और उसमें आप लोग को ये भी बताया गया कि तैयारी आप लोगों को कितना टाइम बचा हुआ है, आप लोग तैयारी पूरा फुल करके सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। सारा वीडियो आप लोग बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। देख रहे होंगे, पहले एक बार आप देख लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर है आप लोगों को, कौन कौन सा पेज में है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये है दोस्तों, फिर आप लोग देखते जाइएगा, ये देखते जाइएगा। 23 पेज है टोटल अध्याय 4 में, 23 पेज हैं। देखिए एल्कोहल एल्डिहाइड में है, सारा कुछ आप लोग को यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कीटोन। तो टोटल देखिए लास्ट आप लोग को यहाँ मिलेगा, ठीक है। लास्ट आप लोग को यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है अध्याय 4 में। चलिए आप लोग को अब वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। क्या है अध्याय 4 में क्या है? देखिए कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सिर्फ उसी को मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। आप लोग जो भी यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वीडियो रोक रोक के आप लोग PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इसी के नाम से आप लोग को कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं, यदि जिसको आप लोग को ज्वाइन होना है टेलीग्राम में। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग को ज्वाइन ही होइए, आपका मर्जी है। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होइए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकें आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती है। सारा चीज़ बोला गया किस पे आधारित होती है? तो कार्बन के
पर कार्बन पे आधारित होती है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव जितना भी सजीव है, अतिरिक्त जितना भी सजीव है आप लोग का संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। भूपट्टी तथा वायुमंडल में क्या बोला गया, भूपट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। क्या, अत्यंत अल्प मात्रा, यानी थोड़ा मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोयला हो गया एवं पेट्रोलियम, इस सब में क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन के रूप में केवल कितना 0.02%। ये पूछ लेता है डेटा ये पूछ लेता है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, पूछे कितना परसेंट है कार्बन, तो 0.02% कार्बन उपस्थित है। तथा वायुमंडल में पूछ लेगा वायुमंडल में कितना है, भूपट्टी में तो बोलेगा 0.02% है। ठीक है, भूपट्टी में खनिजों में पूछ लेगा कि वायुमंडल में अब कितना है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, वायुमंडल में 0.03% है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। क्या है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण हम कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। आप लोग देख लिए होंगे, तो ये आप लोग याद कर लेना है कि आप लोग को भूपट्टी तथा ये भूपट्टी खनिज में 0.02% और वायुमंडल में 0.03%। फिर चलते हैं कार्बन में आबंध एवं सहसंयोजी आबंध। क्या है, कार्बन में आबंध एवं सहसंयोजी आबंध। जैसे पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिक के गुणधर्म का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिक के गलनांक के क्वथनांक ऊंचे होते हैं। तो ये आप लोग को बताए थे, इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिक का इसके बारे में पूछता है कि इसका गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो क्या है, इसका अधिक उच्च होता है यानी अधिकतम होता है। तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। पूछे कौन सा अवस्था में, गलित अवस्था। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। क्या बोला गया, अधिकांश जो कार्बन यौगिक हैं वो क्या होता है, विद्युत का चालक नहीं होते हैं। क्या होता है, विद्युत का चालक नहीं होते हैं। उपयुक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। क्या होता है, काफ़ी कम है। ठीक है, जैसे यहाँ आप लोग को दिखाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए हम यहाँ पे आप लोग को पॉइंट भी कर दिए गए हैं। क्या किया, पॉइंट कर दिए हैं। कार्बन के कुछ यौगिक उसका गलनांक दिया है और उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये फार्मूला याद रखना, आप लोग को पूछता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, CHCl3। एथेनॉल का क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, उसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है। मेथेन का हो जाएगा क्या, CH4 यानी C2H5OH। तो इसका पूछ लेगा कि आप लोग को इसको पूछ लेगा कि देखिए, पूछ लेगा एसिटिक एसिड का गलनांक, ये क्या है, गलनांक पॉइंट, ये क्या है आप लोग को, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, क्वथनांक बिंदु। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। एसिटिक एसिड का कितना है गलनांक, बोलेगा 290। इसका बॉइलिंग पॉइंट करना है 391। पूछ लेगा सेल्सियस में, तो सेल्सियस में 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का कितना होगा, 209 इसका गलनांक, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कितना आ जाएगा, 334 यानी 61 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद एथेनॉल का कितना होगा, 156। उसके बाद उसका कितना होगा, 351 से आप लोग यदि 273 घटाइएगा, ये क्या दिया है, केल्विन में दिया गया। क्या दिया है, केल्विन में। तो 373 घटाइएगा तो क्या होगा, सेल्सियस में बदल जाएगा। तो वही किया गया है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ भी 273 घटाइएगा तो फिर 118 आएगा, यहाँ भी घटाइएगा तो उतना आएगा। 391 में 273 घटाइए तो 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसमें भी यदि घटाइएगा तो आप लोग को 162 -162 डिग्री सेल्सियस होगा, किसका, मीथेन का। इनका गलनांक पॉइंट कितना हो जाए, 90। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग को याद रखना है। ये देखिए मैं लिख दिया हूँ कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसका उबलने का तापमान सर्वाधिक है, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आप लोग को मारना है। ठीक है, पूछ लेगा इनमें से किसका सबसे अधिक है, तो किसका अधिक है, आप ही लोग बताइए किसका अधिक है। तो एसिटिक एसिड का 391 है, तो एसिटिक एसिड का अधिक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को पॉइंट करना है, आप लोग को ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप लोग को ऐसा कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आप लोग के लिए मैं हमेशा हेल्प करने को चाहता हूँ। आप लोग भी थोड़ा अच्छे से देखिए वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, व्यूज आए, और आप लोग को भी अच्छे से देखेंगे तो फिर हमको भी लगेगा कि हाँ चलिए कोई ना कोई किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फ़ायदा होने से होता है दोस्तों, मुझे हेल्प करना, ये नहीं समझिए कि
मैं अपने लिए बनाता हूँ, आपके लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग को एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि लड़के लोग ज़्यादा ये क्लास देखते नहीं हैं। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि बकवास वीडियो जितना भी रहे कि आप लोग को ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो वो सब ज़्यादा चर्च देखते हैं। आप लोगों का कटअप कितना जाएगा, कोई एनालिसिस किए बिना भी कोई कटअप के वीडियो बना देगा तो सबको उसी को ज़्यादा व्यूज देता है। तो पढ़ने वाला चीज़ नहीं देखता है, फिर भी आपको लिए आपके लिए हम पूरा वीडियो क्लास लेते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो, आप लोग भी सिलेक्शन लें रेलवे में आए। ठीक है दोस्तों, तो पूरा देखिए, देखा कीजिए। ठीक, तो चलिए आप लोग को फिर आप लोग को यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमने हमने 9 में अपने विभिन्न तत्वों के संयोजन क्षमता तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उनके निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है, तो ये तो मालूम हो। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारा चीज़ आप लोग को आगे पढ़ना है। हम जानते हैं कि बारीक कोश के पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बारीक कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बारीक कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग मालूम होगा, ये यदि क्लास किए होंगे तो आप लोग ये क्लास किए होंगे तो मालूम होगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6 होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, कितना होगा, 2 4। तो सबसे बारीक कोश में क्या हो गया, 4। तो भाई पूछा कार्बन के सबसे बारीक कोश में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब चीज़ अपने से समझने का दोस्तों, आप लोग ये इजी है तो समझ सकते हैं। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। तो उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं, 18 समूह 18 को, ग्रुप 18 को बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, 18 8 लास्ट में होता है, यानी उनका पूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वही बोला गया है कि उत्कृष्ट गैस यदि विन्यास प्राप्त करने के लिए तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, तब 8 हो जाएगा कार्बन को। तो वही बस समझाया गया। ठीक, प्राप्त करने के लिए इसके 40 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता है, या खो भी सकता है, तो फिर इसके बाद एकदम 2 बच जाएगा, तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि इनके इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो इसका देखिए 2 नियम है। खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 माइनस ऋणायन बना सकता है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त यदि किसी से लेता है तो ये क्या ले रहा है, कर्जा ले रहा है, तो इससे याद कर सकते हैं आप लोग। इनकी क्या, यदि इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो ये क्या लेगा, कर्जा लेगा, तो इसके ऊपर माइनस होगा कि नहीं, तो वही होता है C4 माइनस ऋणायन बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। क्या है, मुश्किल हो सकता है, इसी कारण ये धारण नहीं करता। इसका 2 कारण यही है कि हम पूछेगा कि कार्बन अपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण क्यों नहीं करता, तो इनके बारे में बताया गया। ठीक, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 प्लस यानी धनायन बना सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसके कारण ये ना इधर जा पाता है, ना वो उधर जा पाता है, तो ये बीच में ही रहता है। इसी कारण ये बताया गया है कि क्यों नहीं कर पाते। फिर चलिए, कार्बन अपने परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ अन्य संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा सकते हैं। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं इसमें 1 क्लास में यदि पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है चैप्टर, तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर आप लोग को क्लास 2 में जाके ख़त्म होगा, पार्ट 2 में। पार्ट 1 ये होगा, यदि पार्ट 1 में देखते हैं पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, नहीं हो पाए तो पार्ट 2 फिर वीडियो बना के आप लोग को पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग को मालूम चले कि पार्ट 2 फिर आने वाला है वीडियो। फिर आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा गया है देखिए। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। क्या है, सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया होगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना कितना था, 1 होता था। इसे K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो K कोश को भरने के लिए इसके 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। K कोश में कितना होता है, 2 होता है ना, तो इसी कारण बोला गया 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन के अणु H2 बनाते हैं। ये क्या करते हैं, 2 परमाणु को ये साझा करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने
निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, जिसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। क्या बोलता है? यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिंदु का उपयोग कर सकते हैं या क्रॉस का उपयोग करते हैं। देखिए ये क्रॉस हो गया या बिंदु हो गया, यहाँ देखिए बिंदु का उपयोग हो गया, तो इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग, वही बताया गया। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा गया है? देखिए इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच संयोजित एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसा 4.2 में दिखाया गया, यानी इसमें जो दिखाया गया है उनके बारे में बताया गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है, ये आप लोग को भी मालूम होगा। क्या होता है? 17 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तथा संयोजकता क्या होगी? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आप लोग यदि कोई भी क्लास किए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। तो इनका देखिए 17 का क्या होगा? 2 8 कितना होगा? 10, लास्ट में कितना होगा? 7। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 7। उसके बाद क्या पूछा? इसका संयोजकता क्या था? संयोजकता क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो एक ही होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं आप लोग को। नेक्स्ट में क्या लिखा गया? जैसे क्लोरीन की 2 परमाणु अणु यानी Cl2 2 परमाणु अणु Cl2 बोलते हैं बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना बोल रहा है बनाने, तो बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग को देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोष में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो क्या होगा? 6 2 6 होगा ना। तो के एल, तो के क्या होगा? 2 होता है। देखिए आप लोग यदि नहीं समझ पा रहे हैं समझा देते हैं। इनका देखिए के एल एम एन होता है, ठीक है। तो ये दो जो होगा फर्स्ट वाला वो के होगा, ये 6 जैसे 2 6 2 8 यदि 7 मान लो क्लोरीन का, ये हो गया के, ये हो गया आप लोग का एल, ये हो गया आप लोग का एम। तो इस तरह चलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बोला गया तो 2 6 होगा, तो ये होगा के और ये होगा एल। ठीक, समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसलिए होता है ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोष में अभी बताए थे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। देखिए तथा इसके अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाँ, तो 2 6 हुआ, तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और चाहिए। अतः ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के n परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे हम चित्र 4.3 में, ये देखिए 4.3 में दिखाया गया ऑक्सीजन का परमाणु दिखाया गया ना। दो सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इस 2 परमाणु के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। द्विआबंध ये क्या होगा? ऑक्सीजन को द्विआबंध बनना कहते हैं। दोहरा बंध देखिए लिखा भी गया। क्या हम जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाता है। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। इसको तोड़िएगा 2 5 होगा। तो नाइट्रोजन भी क्या है? 2 परमाणु अणु है नाइट्रोजन। जैसे कि आबंध नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता क्षमता क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगा, संयोजकता क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, जितना चाहिए उनको उतना होता है संयोजकता। तो क्या होगा? नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसके जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 स्वाभाविक युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है। तो N2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसके त्रिआबंध को चित्र 4.2 में दिखाया गया था। नाइट्रोजन का ये त्रिआबंध फिगर दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। इस बार आप लोग सिलेक्शन लीजिए, एक पोस्ट जरूर से ज़रूर लीजिए 2024-25 में, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखिए, नहीं तो आप लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो कभी भी आप लोग, मैं आईडी कार्ड का वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लीजिए, उसका मोटिवेट हो जाइएगा। इसी कारण मैं बनाया हूँ। मैं भी तैयारी करता था तो उसमें डिमोटिवेट होते थे, तो आईडी कार्ड ज़रूर देखते था, तो फिर अपने आप को मोटिवेट कर पाते थे। फिर चलते हैं आप लोग को नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। जैसे अमोनिया के अणु का सूत्र बोलेगा। अमोनिया के अणु का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्या आप अणु के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं?
वही बताइए जिसमें यह दर्शाया गया कि कैसे सभी 4 परमाणु को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है। तो हम मीथेन को देखते हैं। जब कार्बन यौगिक ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी को बोला जाता है। तो सीएनजी का आप लोग को कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, तो आप लोग को याद रखना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या? सीएनजी का ये बायोगैस या सीएनजी का प्रमुख घटक पूछेगा क्या है, तो क्या है? मीथेन है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता एक होता है, ये कार्बन चतुसंयोजक पूछेगा। कार्बन क्या है? कार्बन चतुसंयोजक हैं। कार्बन पूछ लेते हैं कभी कभी क्या है, तो चतुसंयोजक है यौगिक है। इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है। किसके साथ करता है? हाइड्रोजन के परमाणु के साथ। ठीक है, जो फिगर में दिखाई भी गया है। इस प्रकार 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के बनने वाले आबंध को सहसंयोजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को स्टार्ट हो गया। सारा क्वेश्चन यहीं से सबको कंफ्यूज होता है, तो सब कुछ याद रखिए। पढ़ने के बाद भी आप लोग ये भूल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आप लोग को ध्यान देना है। तो ये इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की 2 परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनके बनने वाले आबंध को क्या बोलते हैं? सहसंयोजिक आबंध बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को जो साझेदारी करता है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी जो करता है वो क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है। पूछेगा भीतर में क्या होता है? प्रबल यानी मजबूत आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरानुक बल दुर्बल होता है। पूछेगा अंतरानुक बल क्या होता है? तो ये दुर्बल होता है यानी कमजोर होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये याद रखें। सहसंयोजी पूछे आयनिक का क्या होता था? आयनिक का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या था? अधिकतम था। आयनिक से आयनिक से अधिकतम याद रखना है, ट्रिक करके याद रखना, तो कन्फ्यूज होता है ना। से आयनिक से अधिकतम। ठीक है, आयनिक का सहसंयोजिक आबंध का क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? कम होता है। यह सहसंयोजी यानी सहसंयोजिक बॉन्ड यदि अपने आप को सहसंयोजी में लग रहा है कि अपने आप को बांट रहा है, तो अपने आप को यदि बांट दिया तो कमजोर होगा ही। तो इसका ट्रिक बन जाएगा। क्वथनांक गलनांक क्या होता है? कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग को यही चीज़ याद रखना है। इसका क्या होगा? क्वथनांक गलनांक कम होता है। चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, आवेशित कण बनते हैं। समानतः ऐसे संयोजिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। पूछ लेगा कैसा संयोजिक यौगिक क्या होता है? विद्युत का कुचालक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन तो आप लोग को याद रखना है। आ गया कार्बन के अपरूप। ठीक, प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुण के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने, यानी इनका क्या है? अपरूप है। क्या है? हीरा ग्रेफाइट अपरूप है। और है अभी आप लोग को दिखाते हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही हम उनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक क्या बोला? हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 n परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। ग्रेफाइड में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 n परमाणुओं के साथ एक ही तल पर कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसमें षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। क्या बोलेगा? षष्ठकोणीय। पूछे क्या? षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्वि आबंध होती है। क्या बोलेगा? इनमें से जिसमें क्या बोलेगा? षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। किसमें? कार्बन के 3 परमाणु जो n परमाणु हैं उनमें से एक आबंध में क्या बनता है? द्वि आबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय तल के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। तो पूछता है ये क्वेश्चन, आप लोग याद रखना है कि किसी संरचना षष्ठकोणीय होता है, तो ग्रेफाइट का किसका होता है? ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय होता है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए आप लोग को क्या हो गया? हीरा हो गया, फिर क्या हो गया? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। हीरे की संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है।
ग्रेफाइट की संरचना क्या होता है, ये षटकोणीय होता है, तो ये ऐसे होता है। उसके बाद ये क्या है आप लोग को, तो आप लोग को ये याद रखना है फ्लोरीन कैसे होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला, C60 बोला जाता है, C60 बोला जाता है कि इसको कार्बन फ्लोरीन की संरचना। तो हम इन दो विभिन्न संरचना के कारण हीरे ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। हीरा और ग्रेफाइट का पूछेगा क्या होता है, भौतिक गुणधर्म अलग है लेकिन रासायनिक गुणधर्म अलग होता है। किसका, अपरूप का। ये याद रखना, अपरूप का क्या होता है, एक समान, क्योंकि उसी से बना हुआ ना, उसी से बना है, तो इसका रासायनिक गुण तो एक समान होगा लेकिन भौतिक गुण वो अलग अलग होता है। तो ये समझने का चीज़ है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, क्या बोलेगा, सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट में आप लोग को। जबकि जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसनशील होता है। क्या, ग्रेफाइट जो क्या बोला, षटकोणीय। ग्रेफाइट क्या होता है, षटकोणीय होता है। ये चिकना और फिसनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन और धातुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पूछे कौन सी और धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यह संश्लेषित हीरे के आकार में छोटे होते हैं लेकिन अन्यथा प्रकृति हीरे से अवेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का n वर्ग है। सबसे पहले C16 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित है। तो फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग को कि फ्लोरीन का पूछ लगा क्या बोला जाता है, C60 बोला जाता है। और कार्बन ये कैसा होता है, फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित हो, चूँकि यह बोला गया अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकिंगमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए थे, इसी के नाम पे रखा गया। किसके रंगे, बंकमिस्टर फुलर के, यानी बंकमिस्टर फ्लोरीन रख दिया इसका नाम फुलर के नाम पे। तो अमेरिकी का था, कहाँ था, अमेरिका का। डिजाइन किए गए जियो डेस्की गुंबद के समान लगते हैं। पूछता है किसको, ये फ्लोरीन किसके संबंध दर्शाता है, तो समान लगते हैं, तो जियोडेसिक, क्या, जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसलिए अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया, इसके अणु को क्या दिया गया, फ्लोरीन नाम दिया गया। तो आप लोग को यहाँ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक है, क्या है, कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति। चलिए आप लोग को इसके बारे में बात करते हैं। फिर आप लोग को नेक्स्ट में कार्बन एवं सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में दिया गया। चलिए आप लोग को देखते हैं आगे। देखिए ससंयोजी आबंध, यहाँ से देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। जैसे ससंयोजी बंध की प्रकृति के कारण में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन हर जगह बनाने की यौगिक की क्षमता होता है, ये याद है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं, क्या क्या है, का दो कारक। देखिए नंबर वन में कार्बन, थोड़ा बड़ा करता जूम करता हूँ दोस्तों, आप लोग देखिए कटेगा नहीं, कट भी सकता है। कार्बन के ही n परमाणु के साथ आमंड बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। इस गुण के श्रृंखलन, जैसे कार्बन क्या बनाता है, तो श्रृंखलन बनाता है कार्बन, ठीक है, श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाले श्रृंखलन अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। ये द्वि और त्रि दोनों से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। लेकिन दो आबंध से अथवा त्रि आबंध, दो आबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लाइन क्या है, ये लाइन, एक आबंध वाला को संतृप्त यौगिक, दो अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिक को क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। एक आबंध वाले को संतृप्त बोलते हैं, दो आबंध या त्रि आबंध वाले को क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। जिनमें 7 या 8 परमाणु तक श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं। पूछे कार्बन कार्बन के बीच
आवरण जो होता है वो क्या होता है, अत्यधिक प्रबल, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है, बहुत ही मजबूत होता है। अतः यह अस्थायी होता है, फलस्वरूप उन अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं, अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। नंबर 2, चूँकि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, आप लोग पीछे भी बताए थे। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आवंत की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन यौगिक बनाते हैं। किनके किनके साथ, ये सब के साथ कार्बन क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, अत्यधिक उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, यानी बहुत मजबूत होते हैं, जिनके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप में अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल यानी बहुत मजबूत, ठीक है, अत्यंत प्रबल यानी बहुत मजबूत, ये याद रखना। क्या करना, कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। पूछेगा क्या, कार्बन द्वारा प्रबल आबंध निर्माण का एक कारण क्या है, बड़ा आकार है, छोटा आकार है, तो क्या है, ये छोटा आकार है, ये कार्बन द्वारा छोटा आकार, इसी कारण ये अत्यधिक मजबूत होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के स्वभावी युग्मों के नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं या बहुत कमज़ोर होते हैं। जो बड़ा परमाणु है, जो छोटे परमाणु में क्या होगा, वो अत्यंत बहुत मजबूत। बड़े परमाणुओं के द्वारा वाले तत्वों के बने आबंध तुलना में क्या अत्यंत दुर्लभ होता है, यानी बहुत कमज़ोर होता है, इंपॉर्टेंट है। कार्बन यौगिक, कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों, चतुसंयोजकता। पूछेगा कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण क्या है, ये क्या होता है, चतुसंयोजकता होता है, श्रृंखलन बनाता है, बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। तो ये सब कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चतुसंयोजकता बनाता है, बड़ी श्रृंखलन बनाता है, यौगिक भी बनाता है। उसके बाद अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों में प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड दोस्तों तो आप लोग भी समझते जाइए, स्पीड पढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो, ठीक हो। मैं ये अपने लिए बोलता हूँ ना कि हमेशा अपने लिए वीडियो नहीं बनाता, नहीं तो मैं धीरे धीरे पढ़ाते रहता हूँ आप लोग को। 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो बनाता हूँ यदि मैं अपने लिए बनाता था, लेकिन मैं देखते हैं आप लोग फास्ट ही पढ़ाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर मुझे भी पढ़ना रहता है, आपको भी जल्द से जल्द वीडियो चाहिए, तो आप लोग भी ये जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड रहता है, तो मुझे भी पढ़ना रहता है, आपको भी पढ़ना रहता है। टाइम तो रहता नहीं है, ड्यूटी करके आओ, खाना बनाओ, तो ये सब चलते रहता है, तो आप लोग को फिर टाइम नहीं मिलता आगे पढ़ने का, तो फिर दिक्कत होता है ना, तो इसी कारण आप लोग को वीडियो भी लेट हो जाता है। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, और मुझे भी जब टाइम मिलता है तो आप लोग को लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। नहीं तो मैं अभी टेस्ट मारता आप लोग को, लेकिन फिर देखें कि आप लोग को वीडियो बहुत दिन हो गया, तो फिर टेस्ट मारने छोड़ के आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं टाइम बचता है तो टेस्ट मारते हैं, ठीक। तो यदि आप लोग टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग जितना टेस्ट मारिएगा तभी सिलेक्शन होने वाला है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और ये सब चीज़ आप लोग को नोट करना है, ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पे बोलता हूँ, ठीक, ताकि मैं आपने देखा हूँ ना, एक्सपीरियंस करके देखा हूँ। यदि आप लोग कितना पढ़ लीजिएगा, यदि टेस्ट नहीं लगाते हैं ना, तो आप लोग को सिलेक्शन में बोलता हूँ नहीं ले पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके कन्फ्यूज होता है, टाइम नहीं मैनेज होगा। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्या टेक्स्ट बुक पास ले लीजिएगा। ये रेलवे एसएससी सबके लिए, इंडिया में जितना भी एग्ज़ाम है सबके लिए है। ये आप लोग ये कूपन कोड उपयोग कीजिएगा, 12% आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 12% डिस्काउंट के लिए आप लोग कूपन कोड उपयोग करके आप लोग टेक्स्ट बुक पास ले लीजिएगा। तो निर्मित हो सकते हैं, अर्थात यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे असत प्रमाणित किया कि लेकिन कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को याद रखना है। 1828 में कौन, फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनिया साइनाइड को यूरिया में बना दिए थे। तो अमोनिया साइनाइड को किसमें, यूरिया में बनाया था बोहलर। क्या था, बोहलर था वो, यूरिया, फ्रेडरिक बोहलर।
असत प्रमाणित कर दिया था। ठीक है, चलिए आप लोग को फिर देखते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन की यौगिक। क्या जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आप लोग को पिछला भी पढ़े थे तो उनके बारे में देखेंगे। मेथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला एन यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र एथेन का क्या था, मिथित। तो इथेन का क्या होगा, C2H6। C2H6 तो ये बोलिएगा कैसे बना, तो इसका फार्मूला आता है CnH2n+1। तो यहाँ पे ईथ का क्या होता है, 2 होता है, एन के जगह 2 रखिए तो C2, यहाँ भी 2 रखिएगा तो क्या होगा, C2H4, यहाँ +2 होता है, शायद +2 होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे CnH2n+2 होता है, C 2 रखिएगा, फिर यहाँ 2 दूनी 4 +2 तो क्या होगा 6, तो CH2H6 क्या हो गया, एथेन हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये एथेन का फार्मूला क्या हो गया, C2H6। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या करना जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। चलिए आगे फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है, जिससे निम्न प्राप्त होता है। जैसे कार्बन का देखिए यहाँ लिखा गया कि कार्बन 3 संयोजकता असंतुष्टित रहती है। जैसे ये फिगर पूछता है, एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पूछ लेगा, तो ये फिगर आप लोग को ये देख लीजिएगा, ये आप लोग को समझ के याद कर लेना। ठीक है, इथेन का जैसे कि 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु आप लोग को लिए दिखाया गया। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। तो आप लोग को एन के जगह क्या बैठाना, 3 बैठाइएगा तो 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये फार्मूला आगे मिलेगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं ये फार्मूला कहाँ है, आप लोग को आगे मिलने वाला है फार्मूला। ठीक, तो घबराइए मत, पढ़ते जाइए। संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध में संतुष्ट होती है, ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का सूत्र क्या होता है, C2H4, जिसे एथीन कहते हैं। तो एथेन का अलग हो गया, एथीन का फार्मूला अलग हो गया। तो एथीन का क्या हो गया, एथीन का C2H4 होता है। ठीक है, फिर चलते हैं, एथीन क्यों ऐसा होता है, देखिए एथीन का फार्मूला आता है CnH2n, सिर्फ क्या होता है CnH2n। तो n के जगह देखिए 2 रखिए तो C2 हुआ और 2 दूनी 4 H4, तो इसका फार्मूला आप लोग को सब मिलेगा। नेक्स्ट में चलते हैं आप लोग के लिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक सूत्र C2H2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथाइन। एथाइन का फार्मूला, अब यहाँ पे फिर फार्मूला आ गया, फार्मूला के बारे में इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखिए तो 2 2 दूनी 4 -2, तो C2H2 हो गया। तो ये फार्मूला इसका एथाइन का होता है। तो कन्फ्यूज नहीं होने वाला, आप लोग को समझा देंगे आप लोग को आगे। तो क्या होगा, एथाइन कहते हैं, C2H2 को क्या बोलते हैं, एथाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार 2 आबंध या त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक कहते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, ये संतृप्त कार्बन की यौगिकों की तुलना में क्या होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। जैसे यहाँ देखिए आप लोग को दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों का सूत्र ये क्या है, एल्केन से बनता है। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन, एक होता है एल्कीन। ठीक, तो आप लोग को ये तीनों चीज़ समझना है और ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कौन जो आप लोग को दिख रहा है क्या बोलता है इसको, एक को याद रखना है, एक को क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, 3 को प्रोब बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, तभी आप लोग को ये फार्मूला वाला क्वेश्चन बनेगा। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, 7 को सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। देखिए ये एल्केन समूह का आता है मीथेन, मीथेन आ गया एल्केन, मीथेन आ गया तो एल्केन, एल्केन में क्या होता है, एल्केन +2 होता है। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2।
तो मीथेन, मीथ का एक होता है, एन के जगह एक बैठाइएगा तो CH4 आ जाएगा। अब मीथेन, एथेन आ गया, तो ईथ का क्या होता है, एथ का क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ 2 रखिएगा तो आप लोग क्या आ जाएगा C2H6 आ जाएगा। प्रोप है तो प्रोप का 3 होता है, 3 रखिएगा तो आप लोग को ये फार्मूला बन जाए। चाहे ब्यूट का 4 होता है, तो ब्यूटेन यदि पूछेगा तो 4 रख के बनाना पड़ेगा। पेंटेन का पूछेगा तो 5 रख के बनाइएगा तो पेंटेन हो जाएगा, फार्मूला उसका आ जाएगा। फिर हेक्स आएगा तो हेक्स के लिए 6 होता है, तो 6 यहाँ एन के जगह रखिएगा तो फिर ये C6H14 आ जाएगा, ठीक। और इसकी संरचना बोलेगा तो संरचना इस तरह आप लोग को रहेगा, ठीक है। देख लीजिए सारा संरचना आप लोग को दिया गया है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है ताकि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को पूछता है। तो चलते हैं आप फिर नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में भी भाई फिगर दिया गया आप लोग के लिए, देखिए। तो एक बार ये जूम करके देख लीजिएगा इस तरह आप लोग को, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में चलते हैं आप लोग को, नेक्स्ट में क्या लिखा गया देखिए। चित्र 4.8 के बारे में लिखा गया। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचना में एक ही सूत्र C4H10 है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जिससे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पूछता है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला पूछता है तो क्या होगा C6H12 होता है। क्या होता है C6H12, तो ये क्या होता है, ये परमाणु वलय होते हैं, कार्बन के परमाणु वलय, ठीक है। तथा इसकी संरचना निम्न है। तो इस साइक्लोहेक्सेन का संरचना पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये संरचना समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्या साइक्लोहेक्सेन का। फिर चलते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में क्या लिखा गया है, देखिए। क्या आप साइक्लोहेक्सेन के इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना को चिन्हित कर सकते हैं। सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन के यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन C6H6। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का होता है C6H6 होता है, तो ये तो नॉर्मल है, आप लोग को याद ही होगा दोस्तों। C6H6 होता है, इसका देखिए आप लोग को संरचना कैसे बनता है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। क्या पढ़ना है, संरचना इसका, ये क्या करना है, बेंजीन का आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूछता है। तो आप लोग को क्या है, बेंजीन का फार्मूला भी याद रखना है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, इसका संरचना भी याद रखना है। तो फिर चलते हैं आप लोगों को, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक जितना भी है, तो क्या होता है, दोनों हाइड्रोकार्बन, यानी दोनों मिक्स है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त को एल्केन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, पिछला बार भी देखे होंगे, इनको एल्कीन कहलाते हैं। एक या अधिक त्रि आबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एल्केन को क्या बोलते हैं, संतृप्त एल्केन, इसमें ANE लगल रहेगा, उसमें क्या बोलते हैं, एल्केन, उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त। उसके बाद एक या अधिक दोहरे आबंध जो है एल्कीन, क्या बोला है, एल्कीन के लिए ENE लगल रहेगा, तो उनको क्या बोल रहे हैं, एल्कीन कहलाता है। एक या त्रि आबंध वाले YNE, जिसमें YNE लगल रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। एल्केन को संतृप्त बोलते हैं, एल्कीन को क्या बोलते हैं, एल्कीन को बोलते हैं असंतृप्त, त्रिआबंध वाले को क्या बोलते हैं, एल्काइन। द्विआबंध को एल्कीन, त्रिआबंध वाले को एल्काइन। तो फिर नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, क्या आगे देखिए लिखा गया, मुझसे दोस्ती करेंगे क्या मुझसे दोस्ती करेंगे। चलिए आगे पर, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिक में हाइड्रो। तो नेक्स्ट में आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा गया है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे में क्या होता है, जैसे यौगिक में आप लोग के बारे में बताया गया है कि जैसे यौगिक में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जो भी यौगिक में हाइड्रोजन को
प्रतिस्थापित कर रहा है उसे क्या कहते हैं, विषम परमाणु। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ से आप पढ़ कर दिखाते हैं आप लोग क्या लिखा है। यह विषम परमाणु और प्राकृतिक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिक के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होता है। पूछे कार्बन श्रृंखला की लंबाई एवं प्रकृति पर निर्भर होता है तो नहीं होता। फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयुक्ता अथवा संयुक्ता दर्शाई गई है। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके यह संयुक्ता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाया गया है यहाँ पे कार्बन यौगिक में कुछ प्रक्रियात्मक समूह। क्या है, कार्बन यौगिक में कुछ प्रक्रियात्मक समूह। जैसे इसको क्या बोलते हैं, जो Cl और Br रहता है, देख लीजिए Cl और Br रहता है तो इसको हेलो बोलते हैं, क्लोरो ब्रोमो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने के लिए हेलो बोलते हैं, क्लोरो ब्रोमो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, Cl और Br को। उसके बाद आगे आप लोग को ऑक्सीजन के, जहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पे, जैसे एल्कोहल के लिए पूछेगा तो क्या लगाते हैं, इसका प्रक्रियात्मक समूह पूछता है। इस तरह पूछेगा कि प्रक्रियात्मक एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब OH होता है। क्या होता है, बॉन्ड OH इसका होता है, किसका, एल्कोहल का। ठीक है, फिर चलते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे उदाहरण देके इस तरह पूछेगा, जाके मैं बता दूँ आप लोग को। जैसे पूछेगा क्या, OH इस तरह दे देगा, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह का है, CH3OH पूछ देगा, CH3OH तो कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, तो क्या है, एल्कोहल का है। क्या है, एल्कोहल का। आप पूछ देगा, उसके बाद पूछेगा कि एल्डिहाइड का पूछ दिया तो एल्डिहाइड का क्या होगा, CHO। क्या होता है, CHO। क्या होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है। जैसे पूछ देगा HCHO, CH3CHO, तो इस तरह आप लोगों को कभी भी पूछ सकता है। ठीक, तो उसके बारे में बताया गया है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, CHO। जहाँ भी एल्डिहाइड आएगा उसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, CHO। कीटोन के लिए क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO होता है इसका, कीटोन के लिए। उसके बाद COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। क्या होता है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ये चीज़ आप लोग याद कीजिएगा, पूछता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कीटोन का CO, एल्डिहाइड का CHO, एल्कोहल का OH। नेक्स्ट में आ गया समजातीय श्रेणी। क्या आ गया, समजातीय श्रेणी। देखिए समजातीय श्रेणी के बारे में क्या लिखा गया है। जैसे आगे बोला गया कि उपयुक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों की तय करती है। क्या करता है, कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिक में ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह पर स्थापित करता है उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। यानी एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह, जैसे OH सब में है ना, एल्कोहल का OH, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक यानी समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं, इसका समान है श्रृंखला प्रक्रियात्मक समूह। अब उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए अब पूछ देगा इस तरह की, जैसे समजातीय श्रेणी को देखें, इसमें उत्तर यौगिकों को सूत्रों को देखें। जैसे CH4 और C2H6, उसके बाद C2H6 C3H8 में, तो इनमें से क्या CH3 इकाई का अंतर है, कैसे है देख लीजिए। इसमें एक कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। तो 2 कार्बन, एक कार्बन और दीजिएगा तो 2 कार्बन बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन दीजिएगा तो क्या C2H6 बन जाएगा। तो इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो CH2 आ जाएगा अंतर। तो यही पूछा गया। फिर इसमें भी माइनस कीजिएगा तो 1 कार्बन बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, तो CH2 का अंतर है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है आप लोग को, इसका अंतर निकाल के माइनस करके निकाल दीजिएगा, ये समझने का चीज़ है। आगे क्या दिया गया है, अगले युग्म प्रोपेन के बारे में। अगले युग्म क्या है, प्रोपेन। C3H8 होगा प्रोपेन का, ब्यूटेन का C4H10 होगा। तो ये चीज़ आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग पीछे वीडियो करके बार बार देखिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, इसका फार्मूला के आधार पर ही बनता है, तो आप लोग फार्मूला इसका याद रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा। जैसे आप इन युग्मों का आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का
परमाण्विक द्रव्यमान क्या होता है, 12U होता है। कितना होता है, 12U होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तथा हाइड्रोजन का परमाण्विक द्रव्यमान कितना होता है, 1U होता है। इस प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग या नियतना में बताया कि अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है, उत्तर सदस्यों से ये मालूम होता है। तो एथेन में क्या पूछेगा, क्या इस चीज़ का अंतर है, CH2 का इकाई का अंतर आता है। जैसे क्या आप इन यौगिक के कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है। एल्कीनों के समान सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। आप लोग बताए थे एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का -2 लग जाएगा, जा सकता है। एन का मान क्या, 2 3 4 5 6 जितना भी रह सकता है। अब इसी प्रकार एल्काइनों का समान सूत्र बना सकते हैं। तो इसी फार्मूला के आधार पर आप लोग बना सकते हैं। समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तब भौतिक गुणधर्म क्रमशः दिखाई देता है। पूछेगा कि समजातीय श्रेणी में इंपॉर्टेंट है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्रमबद्धता दिखाई देती है। इसलिए होता है कि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होता है। क्या होता है, साथ गलनांक एवं क्वथनांक दोनों में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलीयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार का क्रमबद्धता दर्शाता है, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण क्या होगा, समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। क्या होता है, समजातीय श्रेणी में रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। तो ये पूछेगा, याद रखना, रासायनिक गुण क्या होता है, एक समान रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन भौतिक गुण बदल जाता है। फिर आ गया कि कार्बन यौगिक की नाम पद्धति क्या है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में। जैसे नंबर 1, यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। वही बताया गया पिछले वाला ही जो बताए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं आप लोग को। फिर 3 नंबर में, यदि पर्यायकात्मक समूह नाम अनुकलन के आधार पर दिया जाना है तो यदि पर्यायकात्मक समूह का अनुकलन नाम स्वर AEIOU के से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को 3 विधि से नाम दिया जाएगा। एक है प्रोपेन, वो है प्रोपेन +1 ONE, फिर प्रोपेनॉन। क्या है, प्रोपेनॉन। इसको बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, ई लगा के इसको प्रोपेनॉन बनाया गया। ठीक। नंबर 4, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम दिए गए अंतिम ANE क्या होता है, बताए थे ना, ANE में +2 होगा, फिर ENE होगा, उसमें क्या होगा, CnH2n होगा, सिर्फ उसमें प्लस ना होगा। तो देखिए आप लोग को याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक, ENE फिर YNE क्या होगा, YNE। ठीक, तो पहले देखिए CnH2n +2 जोड़िए, फिर कुछ ना जोड़िए, लास्ट में -2 कर दीजिए। तो इस तरह याद रखिए। तो ENE हो जाएगा, फिर YNE होगा। प्रतिवेद कर, जैसे द्विआमंद वाली 3 कार्बन श्रृंखला को प्रोपीन कहलाएगी, त्रिआमंद होने पर यह प्रोपाइन कहलाएगी। ठीक है, तो एक ही चीज़ को आप लोग देखिए 3 तरह लिखें, प्रोपेन लिखें, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो प्रोपेन NANE, N आया +2, प्रोपीन ENE आया, ENE आया ना प्रोपीन नाम में ही। तो इसमें क्या होगा, -2, सिर्फ कुछ नहीं होगा, CnH2n होगा, 0 होगा इसमें। प्रोपाइन आइन आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी -2। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, जैसे एलो एल्केन पुनर्विलोपन कैसे करते हैं, क्लोरोब्रोमीन आदि के साथ, क्लोरोप्रोपेन इसे बोलते हैं, क्लोरोप्रोपेन। एलो एल्केन में, अल्कोहल में क्या OL लगा रहा था, इसका क्या होगा, अनुकलन कैसे करते हैं। तो ये चीज़ पूछता है, प्रत्यय क्या होता है, इसमें पूछ लेगा इस तरह करके। तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो ये क्या पूछता है, अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय। तो अंत में क्या होगा, जैसे अल्कोहल, हॉल में अंत में क्या लगाया जाता है, ऑल, अल्कोहल, OL लगाया जाता है अंत में। इसी तरह एल्केन, इसमें लास्ट में क्या लगाया जाता है, तो भाई बताएगा, क्लोरोब्रोमीन आदि के द्वारा। अल्कोहल, ऑल में क्या लगा, OL लगाया जाता है लास्ट में, प्रत्यय पूछ लेता है। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए CHO होगा। अब इसमें बोले क्या लिखा लगाया जाता है, एल नाम से यारन, एल्डिहाइड, एल यानी
ए एल लगाया जाएगा, अल, इसमें ऑल, इसमें अल। कीटोन, ओन हो रहा है ना, कीटोन नाम में ही देखिए, सब नाम में ही छिपा हुआ है। कीटोन, ओन ओन लगा रहा तो यानी ओन, ओन क्या लगाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन को। फिर बोलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ओइक लग रहा है ना, तो ओइक, तो ओइक एसिड हो जाएगा। इसमें पूछेगा लास्ट में प्रत्यय लगने वाला क्या है, ओइक एसिड। तो ये चीज़ पूछता है, आप लोग याद रखें। एल्कीन, ई एन ई आ रहा है ना, एल्कीन इन, तो इन लगेगा, ठीक है। एल्काइन, वाई आ रहा है, एल्काइन, तो वाई एन आइन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। एल्केन, एन में क्या लगा, ए एन ई आ रहा है, तो उस तरह याद रखना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। जैसे पूछ लिया, कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोक्लोरिक कार्बन श्रृंखला में अंत में लगे जाने वाले प्रत्यय क्या होता है, कीटोन, ओन आ रहा है तो वो यानी ओन होगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, तो याद रखना आपको। फिर यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन आंसर है, आप लोग देख लेना है। अब आ गया कार्बन यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म के बारे में दिया गया है, क्या दिया है, रासायनिक गुण, जैसे दहन के बारे में, क्या है, दहन के बारे में। दहन के बारे में क्या दिया गया, आप सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश की मुक्त करते हैं। तो ऊष्मा भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। निम्नलिखित ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिनका अध्ययन हमने पहले भी किया था। ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए C+O2, तो CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश दे रहा है। CH4+O2, तो ये CO2 + H2O बन गया, फिर ऊष्मा एवं प्रकाश दे रहा है। CH3CH2OH यानी C2H5, O2 + CO2H2O, इसमें भी क्या दे रहा है, ऊष्मा एवं प्रकाश दे रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। पूछ लेगा किस में ऊष्मा एवं प्रकाश देगा, तो 4 को दे देगा ऑप्शन, एक में ये 3 ऑप्शन में से एक ये किसी न किसी में दे देगा। तो पूछेगा किस में ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों दे रहा है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है, देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला, पूछेगा कैसे जलता है, ये इंपॉर्टेंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः कैसे जलता है, स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, स्वच्छ ज्वाला यानी नीली निकलेगी। जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक में अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। कैसे निकलेगी, काले धुएं असंतृप्त कार्बन में क्या होगा, असंतृप्त कार्बन में काले धुएं निकलेगी और उसमें पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाशील धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति की सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। यानी ऑक्सीजन यदि उसमें आप लोग को थी नहीं, आपूर्ति नहीं है, वायु यानी उसमें नहीं जा रहा है, जो भी आग लहर रहा है, तो यह आप लोग क्या होगा, उसमें काला ज्वाला देगा, क्या देगा, काला ज्वाला देगा। वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी काला ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस किरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मतलब उसमें जाता है, मिश्रण होता है, जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला, यानी उसमें बोलेगा जो अच्छे से आग जल रहा है तो उसमें कैसा होगा, तो स्वच्छ नीली, नीली कैसा रंग होगा, रंग पूछ लेता है, तो नीली ज्वाला देता है। तो वो क्या बोलेगा, वो नीली ज्वाला दे रहा है, यानी वो आग सही से जल रहा है, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त है। यदि कभी भी बर्तनों के तले, जैसे कभी भी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन व्यर्थ व्यय हो रहा है। यानी उसमें से जो ईंधन जल रहा है वो अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। यदि काले दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, वो नहीं जल पा रही है, ठीक है, ईंधन बेकार जा रहा है। यानी कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है, पूछ लेता है। कोयला पेट्रोलियम में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। क्या है, पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। आगे देखिए क्या लिखा गया, क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के, इम्पोर्टेंट ये है, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये समझने के लिए आप लोग अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, जैव मात्रा से होता है। कैसे होता है, जैव मात्रा से। कैसा होता है, जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। क्या है, वो अवशेष हैं कोयला, लाखों वर्ष। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतें के नीचे दब गए थे। ये धीरे धीरे
क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद में ढक गए। इन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण होता है। कैसे होता है तेल का गैस का निर्माण, समझ लीजिए, ठीक है। इसी बीच आप लोग को गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? तो सारा चीज़ आप लोग को आगे मिलेगा। अब फिर नेक्स्ट में आ गया ऑक्सीकरण। क्या आ गया? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में आ गया दोस्तों। तो ऑक्सीकरण के बारे में देखते हैं क्या लिखा गया है। ऑक्सीकरण के बारे में लिखा गया, प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। क्या होता है? अल्कोहल को कैसे बदला जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिएक्शन देख लीजिएगा। रिएक्शन का वीडियो नहीं देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे 10th का रासायनिक अभिक्रिया, वो वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को रिएक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मन लगा के पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए, जरूर सिलेक्शन होगा। 100% आप लोग जरूर दीजिएगा। तो और नोमरिकल के लिए मैं बता ही दिया था आप लोग को, ऐसे जाके एक बुक आता है उनको देख लीजिएगा, उनसे नोमरिकल आप लोग को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा नोमरिकल कम रहता है तो फिर आप लोग को नोमरिकल में दिक्कत होगा। एक बुक ले लीजिएगा नोमरिकल का। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। आप लोग को क्या बोला गया? एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। अल्कोहल को कैसे बदला जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। कैसे बदला जाता है? जैसे आप लोग को ये देख रहे होंगे रिएक्शन, क्या लिखा गया, क्या कार्बोक्सिलिक CH3CH2OH जो है, इसको कैसे बना गया कि अल्कोहल को जो बदल दिया किस में? कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH में बदल दिया। देखिए इस कैसे बदला, तो ऑक्सीकरक करके बदला। कैसे बदला? ऑक्सीकरक। जैसे क्षारीय KMnO4 पूछेगा किसको डालने से बना, तो क्षारीय KMnO4 या अम्लीकृत, जो अम्ली पूछेगा अम्लीकृत क्या है, तो K2Cr2O है। क्या है? K2Cr2O प्लस उष्मा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये C2H5OH को क्षारीय KMnO4 डाला, उसमें प्लस उष्मा दिया। यह क्षारीय बोलेगा KMnO4 क्षारीय है, लेकिन यदि अम्लीकृत बोलेगा तो K2Cr2O है, प्लस उष्मा दिया। तो क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये KMnO4 डालने के बाद, एल्कोहल में KMnO4 डालने के बाद और उष्मा उसमें देने के बाद क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन देने की क्षमता जो हो रहा है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा क्या है? ये पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम क्या है? डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं अथवा ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तब इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, क्या? पोटेशियम परमैंगनेट है अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसे डालने से क्या बनता है? ऑक्सीकारक बन जाता है, ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत में बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया प्लेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनका कारण अभिक्रिया पूछ लेता है। प्लेडियम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करता है? तेल हाइड्रोजन से अपघृत कराने पर बसा देता है, ठीक है। संकलन अभिक्रिया कौन सा पूछ लेता है? यह अभिक्रिया कैसा है? प्लेडियम तथा निकेल के उत्प्रेरक से बनने वाला अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? तो संकलन। प्लेडियम एवं निकेल से संकलन अभिक्रिया, ठीक। तो आप लोग को याद, प्लेडियम और निकेल क्या ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, प्लेडियम निकेल। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे भिन्न दर से आगे बढ़ती है जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो तेल के वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में कौन सा तत्व रहता है? तो वो रहता है निकेल। क्या रहता है? निकेल उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति तेलों के रूप में निकेल को उत्प्रेरक के रूप में दिया जाता है। अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है।
जबकि जंतु वसा में संतृप्त होता है। पूछेगा लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है किसमें, वनस्पति तेल में, लेकिन जंतु के वसा में क्या होता है, संतृप्त होता है। ये देखिए निकल को उत्प्रेरक के रूप में दिया गया, हाइड्रोजन के साथ क्या दिया, निकल को उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कुछ विज्ञानों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए और संतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। क्या बोल रहा है, भोजन बनाने के लिए कौन सा, असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। कौन सा तेल, असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, आप लोग को देखते हैं क्या है। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया सारा चीज़ पूछता है जो अभी बता रहे हैं आप लोग को। उत्प्रेरक अभिक्रिया था, संकलन अभिक्रिया के रूप में कौन सा करते हैं, तो प्लेडियम निकलता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ गया, ऑक्सीकरक अभिक्रिया आ गया। ऑक्सीकरक अभिक्रिया अभी भी कितना बचा है देख लेते हैं दोस्तों। इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अभी भी बचा हुआ है। तो आप लोग देखते जाइए कहाँ हो गया था, ये यहाँ तक हो गया। इसको आज एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, एक पार्ट 1 में ही पूरा ख़त्म चैप्टर कर देंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो अच्छे से देखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग कौन कौन सा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। एलपी के लिए कितना स्टूडेंट है, टेक्नीशियन के लिए कितना स्टूडेंट है, फिर ग्रुप डी के लिए हैं, एनटीपीसी के लिए हैं, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई आरपीएफ का कर रहा है। तो आप लोग बताइए कौन कौन सा फॉर्म डाले हैं अभी तक और कौन कौन सा फॉर्म डाल सकते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी कौन कौन सा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आप लोग बता सकते हैं। कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा तो आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आ गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है प्रतिस्थापन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रिय अभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति से अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एकक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। इसके प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश उपस्थित रहते हैं और उसमें क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन के संकलन होता है। क्या होता है, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश होना ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रो अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रो अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश उपस्थित होना चाहिए। जैसे CH4 यहाँ देखिए आप लोग को अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के परमाणु अथवा परमाणु के समूह से दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे CH4 जिसमें दिया गया है CH4 + Cl2, क्या दिया CH4 + Cl2 से, इसमें देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिया है, सूर्य के प्रकाश रहना ही चाहिए। CH3Cl + HCl क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो आप लोग को पूछ लेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, तो कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होना चाहिए। कार्बन बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्या, क्लोरीन दोस्तों सॉरी। फिर आगे क्या है दोस्तों, देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के बारे में दिया गया। एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में दिया गया कि एथेनॉल कक्ष के तापीय द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है, एथेनॉल जो है कक्ष के तापीय द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 में देखिए। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, तथा यह सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त एक अच्छा विलायक, क्या बोला गया, एक अच्छा विलायक है। इसलिए उपयोग का टिंचर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए एथेनॉल या क्या था, एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल, क्या एथेनॉल या एथेनोइक दोनों एक ही है, अच्छा विलायक है। इसका उपयोग कहाँ किया, टिंचर आयोडीन में, कप में, सिरप में, फिर टॉनिक आदि में किया जाता है। किसका, एथेनोइक या एथेनोइक अम्ल का। ठीक है,
टॉनिक में, टिंचर में, आयोडीन में, कफ में, सिरप में, सब चीज़ में किया जाता है। जैसी औषधिया में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। एथेनॉल को जो बोला गया, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल को थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। क्या होता है, तनु एथेनॉल जो होता है थोड़ी सी भी मात्रा लीजिएगा तो क्या होगा, उसमें अल्कोहल होने के कारण क्या होता है, नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। बोला है कि अल्कोहल पीना तो निंदनीय है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन समाज में क्या है, इसका बड़े पैमाने पर प्रचलित है, पीता ही है। शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल, शुद्ध एथेनॉल को क्या बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। उसका परिशुद्ध एकदम जो शुद्ध होता है, यदि अल्कोहल ले लिया तो क्या घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय में तब तक अल्कोहल को सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए एथेनॉल के बारे में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट आप लोग को पूछता है क्वेश्चन। एथेनॉल की अभिक्रिया क्या है, एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल की अभिक्रिया नंबर 1, सोडियम के साथ अभिक्रिया इसका जब होता है एथेनॉल को, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पूछता है। एथेनॉल का अभिक्रिया जब सोडियम के साथ होता है तो 2Na+2CH3CH2OH बाई हुआ C2H5OH, यानी आप लोग अल्कोहल हो गया, तो फिर हो गया 2Na+2CH3CH2OH से बना क्या, देखिए 2CH3 यानी 2 कार्बन H5, फिर O और फिर सोडियम बन गया, तो क्या बन गया, सोडियम एंथाऑक्साइड। क्या बन गया, सोडियम एंथाऑक्साइड। पूछेगा कौन सा गैस निकला, तो हाइड्रोजन गैस निकला। तो क्या बोले, एथेनॉल क्या सोडियम से क्या बनता है, पूछ लेता है। एथेनॉल की अभिक्रिया में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, तो सोडियम एंथाऑक्साइड बनता है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या बनेगा, पूछेगा एथेनॉल का जो अभिक्रिया आता है उसमें यदि सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, तो सोडियम एंथाऑक्साइड बनता है, याद रखना। और गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन निकलता है। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। देखिए यहाँ है ना, बोला गया कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर क्या हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया दूसरा उत्पाद सोडियम एंथाऑक्साइड बनता है। पूछेगा क्या बनता है, सोडियम एंथाऑक्साइड। क्या बनता है, सोडियम एंथाऑक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है। नंबर 2 देखिए, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया कितना गर्म करने पर, 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पे। एथेनॉल को अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पे एथेनॉल का निर्जलीकरण को एथीन बनता है। क्या बनता है, निर्जलीकरण से एथीन बनता है, जिससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। कितना केल्विन तापमान पर पूछेगा, 443 केल्विन तापमान ही पूछता है। फिर उसके बोला कौन सा अम्ल से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए H2SO4 है ना, सांद्र H2SO4 के साथ दिया गया। यहाँ पे देखिए C2H5OH को गर्म सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना, ये बन गया एथीन। एथीन बन गया, प्लस क्या निकला, पानी निकला। क्या निकला, पानी। फिर इस अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। इस अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग करता है। क्या करता है, निर्जलीकरण, जल एथेनॉल को जल से अलग करता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिए। बोला गया सजीव प्राणियों में अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। समझ लीजिए, जो भी नशें करते हैं उनके लिए भी ये देखिएगा वीडियो अच्छे से, एनसीईआरटी में पूरा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, जो नशा कर रहे हैं आप लोग, यदि करते होंगे तो, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, यदि करते होंगे तो कोई भी चीज़ लिमिट में करता है तो ठीक रहता है, लिमिट से यदि बाहर होते हैं तो उनके लिए हानिकारक होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसका फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, अनिदापन, सामान्य अंतर्वाद का कम हो जाना, भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि उसे सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी पूरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, एथेनॉल के जब ये विपरीत होता है, मेथेनॉल को यदि आप थोड़ी सी भी मात्रा ले लेते हैं तो आपका मृत्यु हो सकता है। समझे, जो भी ये मेथेनॉल का थोड़ी सी भी मात्रा लेगा उनके साथ। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बन जाता है। क्या होता है, मेथेनॉल जैसे लिया, ठीक है, मेथेनॉल लिया, ये अल्कोहल हो गया,
मेथेनॉल जैसे ऑक्सीकृत होकर क्या मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिका को घटकों से शीघ्र अभिक्रिया करके करने लगता है। इसे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार संकेतित हो जाता है। पूछता है क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार संगठित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा संगठित होता है। क्या होता है, अंडा, अंडा की तरह समझ लीजिए। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। क्या होता है, तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, क्या होता है, अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग करने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है। यदि जो दुरुपयोग कर रोकने के लिए इसमें एथेनॉल में दुरुपयोग को रोकने के लिए थोड़ा सा क्या मिलाया जाता है, मेथेनॉल जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है जिससे यह पीने योग्य ना रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे कैसा रंग बनाया जाता है, नीला रंग बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल भी कहा जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं पूछ लेगा तो आप लोगों को बताना है, इम्पोर्टेंट है। ईंधन के रूप में अल्कोहल गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने से सर्वाधिक सक्षम होता है। जो गन्ना है वो सूर्य के प्रकाश से वो रासायनिक ऊर्जा से सर्वाधिक बदलने में सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस क्या है, मोलेसस शीरा बनाने के उपयोग में भी लाया जाता है कि किण्वन करके अल्कोहल को एथेनॉल में तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन में होने के कारण केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित है। तो ये किससे है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल 3 से 4% विलयन का सिरका कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लीजिए। एसिटिक अम्ल में यदि 3 से 4% विलयन रहेगा तो उसको क्या सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछता है सिरका बनाने में कितने परसेंट का एसिटिक अम्ल रहता है, 3 से 4%। कितना, 3 से 4% के विलयन में, ठीक है। तो आगे पूछा गया है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना है, 299 केल्विन होता है। कितना, 290। कितना होता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है दोस्तों, ठीक, यानी 17 डिग्री सेल्सियस। और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। क्या होता है, शीत के दिनों में जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक भी अम्ल कहते हैं। क्या, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, जो जम जाने के कारण। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। क्या होती है, इसकी अम्लीयता होती है, कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाले कार्बनिक यौगिक के समूह को अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्लभ अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाता है। क्या होता है, आयनीकृत हो जाते हैं। फिर एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया बताया गया। एथेनोइक अम्ल का भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल, क्या, अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्टर पूछता है कैसे बनाता है, तो क्या बोला, क्या, अम्ल एवं अल्कोहल, क्या, अम्ल और अल्कोहल दोनों से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी भी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोई भी अम्ल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। कैसे बनाते हैं, एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। जैसे CH3COOH, क्या है, एथेनोइक अम्ल, इसको प्लस CH3CH2OH यानी एथेनॉल से अभिक्रिया किया। एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल से इसको अभिक्रिया करके अम्ल में दिया जाता है। इस पर क्या दिया जाता है, अम्ल के रूप में इसको अभिक्रिया कराने के लिए। तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर बनता है, क्या बनता है, इधर एस्टर बना हुआ है, ठीक है। तो पूछ लेगा तो आप लोग को
ये याद रखना। समानता एस्टर की गंध कैसे होती है, मिट्टी होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में, जैसे एस्टर का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, इत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी किया जाता है इसको, जहाँ भी स्वाद उत्पन्न होता है वहाँ भी किया जाता है एस्टर को। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। एस्टर से ही ये भी लवण बनाता है। इस अभिक्रिया के सामुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे सामुन तैयार किया जाता है। सामुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों जैसे सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या सामुन के बारे में बोला गया, सामुन दीर्घ श्रृंखला होता है, बड़ा श्रृंखला होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम लवण। जैसे CH3COO को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अब इसको अभिक्रिया कराने पे C2H5OH प्लस CH3COO Na बनता है। ये किसका अभिक्रिया है, तो सामुनीकरण अभिक्रिया। किसका अभिक्रिया दोस्तों, सामुनीकरण का अभिक्रिया। ठीक है। नंबर 3 में क्षारक के साथ अभिक्रिया कर खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक जैसे अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट तथा जल। जैसे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH3COOH से एथी कराने के बाद क्या बनता है, सोडियम एथेनोइड CH3COONA प्लस जल निकलता है। ठीक है, जल निकलता है। जैसे अब फिर आगे बढ़ा गया कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है, इनके बारे में। नंबर 3 देखिए, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया के उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। तो 3 चीज़ बनाता है। क्या क्या बनाता है आप लोग याद रखना है, लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, जल भी बनाता है। ठीक है, ये इसका अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया भी याद कर लेना आप लोग को। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है आप लोग को, साबुन आ गया। साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक के बारे में बताया गया है। तो साबुन और अपमार्जक के बारे में बताया गया। किसके बारे में, साबुन और अपमार्जक के बारे में। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। जैसे तेलीय होते हैं, क्या होता है, तेलीय होते हैं। आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। क्या, तेल जो है तेल पानी तो अघुलनशील है, तो तेल जो है पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखलन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन पूछ लेगा किसका होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। साबुन के अणु किसका श्रृंखला होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उसके साथ सोडियम एवं पोटेशियम होते हैं। क्या होता है, सोडियम एवं पोटेशियम। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। क्या, साबुन का आयनिक भाग किससे, जल से, और कार्बन श्रृंखला किससे, तेल से। ठीक है, इस प्रकार साबुन के अणु में मिसेली संरचना, साबुन के अणु क्या होता है, मिसेली संरचना तैयार करता है, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन के मेल के पानी बाहर निकलने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या होता है, साफ हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में मिसेल के बारे में। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जल में जब मिसेल साबुन के अणु के बारे में बात कर रहे हैं, जल में जब विलय एक सिरा को जल रागी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं, जल विरागी कहते हैं। पहले जल को रागी, फिर जल को विरागी, यानी पहले लिए उसके बाद उसको नादान कर दिए, यानी विरागी कर दिए। तो जल रागी, फिर दूसरे बार को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं जिसका आयनिक सिरा जल के साथ ही रहे।
तो ये है आप लोग का मेल हटाने वाले सामुन का प्रभाव, ठीक है। ये है जल विरागी शिरा सामुन का, और ये क्या जल रागी शिरा। फिर नेक्स्ट में दिया कि अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूछ दूसरा छोर जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं से एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं को बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है जिससे जल विरागी पुच्छ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जल विरागी पुच्छ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है जबकि उसका आयनिक सिरा उनकी आयनिक सिरा गुच्छे की। फिर नेक्स्ट में क्या बोला गया, जैसे अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पुच्छ दूसरा छोड़ के जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं को बड़ा गुच्छे बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पुच्छ गुच्छे की आंतरिक हिस्से में होती है जबकि इसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। तो इस संयोजन को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता होगा। साबुन के मिश्रण प्रकाश को परिकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का गोल बादल जैसा दिखता है। पूछेगा साबुन का गोल बादल के जैसा क्यों दिखता है, तो उसे परिकीर्णन के कारण यानी मिश्रण प्रकाश को परिकीर्णित कर सकता है। क्या बोला गया है, मिश्रण कहते हैं मिश्रण के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होते हैं क्योंकि तैलीय मिश्रण के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिश्रण विलयन में कोलाइड के रूप में बने होते हैं। पूछेगा मिश्रण किसके रूप में होता है, तो कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। तो आयन विकर्षण के कारण वे अपक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिश्रण में तैरते मेल जो आसानी से हटाए जा सकते हैं साबुन के मिश्रण प्रकाश को परिकीर्णित कर सकता है। इसी कारण है कि प्रकाश को परिकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण कि साबुन का घोल बादल के जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब लास्ट ईयर दोस्तों ख़त्म होने वाला है। बहुत पढ़ लिए हम लोग, अब जल्द से जल्द ख़त्म होगा। सिर्फ आप लोग माइंड स्थिर करके देखते रहिएगा। थोड़ा बोर लगता है लेकिन आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा और क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो इसको बोर तो लगेगा ही। तो इसी कारण बोलता हूँ हमेशा कि थोड़ा बोर लगेगा लेकिन आप धीरज रख के पढ़िए अपने संतुष्टि के लिए, ताकि आप लोग को जितना माइंड पे प्रेशर मत दीजिएगा तो उतना आप लोग का अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग को एलपी के बारे में बहुत स्टूडेंट बोले गए थे कब एग्ज़ाम होगा, सारा वीडियो बनाए जाके देख लीजिएगा। एलपी टेक्नीशियन का, फिर एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया, तो सारा कुछ बना हुआ है। अब जोन चेंज करने के लिए बोल रहे थे आप लोग, तो उनके लिए भी मैं वीडियो कल तक देखता हूँ, बन पाता है तो बना दूंगा, नहीं तो आप लोग जहाँ भी भरे वहाँ भी सही है दोस्तों। आप लोग टेंशन मत लीजिए, तैयारी में लग जाइए सिर्फ। ठीक है, अभी चेंज करने के दिया है तब आप लोग घबरा रहे हैं, पहले नहीं दिया रहता तो घबराने के लिए कुछ नहीं था। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, तैयारी कीजिए मन लगा के। लेकिन यदि वीडियो हो सकता है तो मैं बना सकता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे बोला गया कि जमा रहता है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित होता है। साबुन कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। कौन, साबुन कठोर जल में। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इस यौगिक का अवशेष सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार के कठोर जल में भी प्रभावी बनने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में बनाते हैं। जैसा लोग फिर क्वेश्चन आंसर आ गया। फिर खत्म, गुड बाय टाटा। आपने क्या सीखा, कार्बन एक क्या है, सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी तत्वों एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुस्संयोजकता एवं श्रृंखला प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। इम्पोर्टेंट है, आपने बारीकोष में पूर्ण रूप से भरने के लिए कितना, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को क्या कहते हैं, सहसंयोजक। तो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन तथा संयोजक का बंध बनता है।
कार्बन अपने या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि क्लोरीन के साथ ससंयोजित आबंध बनता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिससे कार्बन परमाणु के बीच द्विअक्षरीय आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी शाखायुक्त बलीय किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, साबुन के बालों में दिया है जल रागी जल विरागी। फिर आप लोग का फार्मूला दिया, आप लोग फार्मूला मारिएगा, आंसर में लगा दिया लेकिन नहीं लगाना था। ब्यूटेन का चतुर कार्बन यौगिक जिसका प्रजातियों समूह क्या होता है, आप लोग पूछिएगा जरूर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये भी पढ़े थे सेम टू। तो आप लोग सारा चीज़ समझना है। ठीक है, ये वीडियो तो ख़त्म हो गया दोस्तों। आप लोग को इसका PDF में मिल जाएगा। आप लोग कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आप लोग को इसका PDF में मिल जाएगा। आप तैयारी कीजिए अच्छे से। कहीं भी डाउट होता है कमेंट कीजिए। आप लोग का सारा वीडियो अपलोड है। यदि कोई अन्य वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग के ऊपर बना सकें। और टेलीग्राम पे से जुड़ जाइए, कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा, वही नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक, तो ये चैप्टर आप लोग को 10th का ख़त्म हो गया दोस्तों। तब फिर 9th स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए। तो 9th में भी आप लोग को बने रहिएगा। 9th का भी स्टार्ट कर ख़त्म करेंगे। आप लोग ज़्यादा थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर भी यदि आप कमेंट करते हैं तब वीडियो बनाने का मुझे ज़्यादा मन भी करता है। लेकिन यदि आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर कब क्लास 10 दिन में आएगा पता भी नहीं चलेगा। तो कमेंट भी करते रहिएगा, वीडियो में भी और फिर टेलीग्राम में भी। और जिस पर भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिए यूट्यूब पे, लोगो पे क्लिक करके फिर जाके आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके सारा वीडियो देख लेना है। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं आप समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास ले सकें। 9th स्टार्ट करें या 1-2 चैप्टर जो बैठा 10th ही कर दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।